Welcome to Basic English by शरद सपकाल। ये लेक्चर नंबर 4 है। यहाँ पर इसका नाम मैंने रखा है SV एड स्ट्रक्चर, यानी सब्जेक्ट वर्ब और जरूरत पड़ी तो एडवर्ब, इसका ये स्ट्रक्चर है। हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि हिंदी के अंदर सब्जेक्ट आता है, फिर प्रेडिकेट आता है। अंग्रेजी में भी अंग्रेजी के अंदर भी सब्जेक्ट आता है, प्रेडिकेट आता है। हिंदी में सब्जेक्ट के बाद तुरंत एक एडवर्ब आता है, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन आते हैं, आखिर में वर्ब आते हैं। इसमें यह ध्यान में रखना कि ये जो एडवर्ब और जो नाउन और एडजेक्टिव मैंने बताया, ये बहुत ऑप्शनल चीजें है, ये आ सकती नहीं भी आ सकती है। लेकिन ये वर्ब ऐसी चीज है जिसका होना जरूरी है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता है। सब्जेक्ट और वर्ब ये आवश्यक हिस्सा है, जैसे कि हम आगे भी देखेंगे इसमें कि कम से कम ये दो चाहिए, लेकिन वर्ब सबसे आखिर में आता है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है, उसके बाद में एडजेक्टिव या नाउन आ सकता है और एडवर्ब भी आ सकता है। ये मैंने बेसिक बात बताई थी कि बस ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है हर सेंटेंस का। जबकि अगर हम सामान्य सेंटेंस की बात करें जो इंपेरेटिव नहीं है या एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ऐसे टाइप की, या क्वेश्चन वाले नहीं है, इंटरोगेटिव। सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात हो रही है। अगर वर्ब को हम पूछेंगे कि क्या और कौन, तो उसका जो जवाब आएगा वो सब्जेक्ट होता है। क्या गिरा, क्या बजा, या कौन आया, कौन गया, इसका जवाब सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में नाउन का होना जरूरी है और सब्जेक्ट वाक्य में सबसे पहले आता है, चाहे अंग्रेजी सेंटेंस हो चाहे हिंदी हो। नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, अवस्था, व्यवस्था, क्रिया या भावना का भी नाम है। नाउन एक ऐसी चीज है, उसके आगे पीछे उसके एडजेक्टिव आते हैं। जहां भी नाउन आएगा, चाहे वो सब्जेक्ट में आए, चाहे बाद में कहीं बीच में आए, वर्ब के बाद आए, उसके पीछे उसके गहने के समान या उसके आभूषण के समान, उसके पीछे आगे उसके नाउन के साथ एडजेक्टिव्स आते हैं। जैसे ये देखिए, द स्मॉल बॉय इन रेड शर्ट। द भी एक एडजेक्टिव है, स्मॉल भी एक एडजेक्टिव है, और बॉय भी एक, बॉय जो है वो नाउन है। इन रेड शर्ट ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, तो ये फ्रेज पीछे लगती है। और ये जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, जैसे कि द और स्मॉल, ये दो अलग अलग वर्ड है, ये दोनों सामने लगते हैं। ये मैं बाद में और अच्छे से समझाऊंगा इसको। एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये किसी नाउन की पहचान कराते हैं हमको कि कौन है भाई। तो नाउन के बारे में बताते कि नाउन कैसा है, नाउन कौन सा है, नाउन किसका है, नाउन कितना है, और नाउन किस काम का है, या नाउन किस चीज का बना है। वर्ब कोई हरकत दिखाते, कोई एक्शन दिखाते, कोई क्रिया दिखाते, या नाउन का होना बताते हैं, या नाउन के पास कोई चीज होना यानी उसका स्वामित्व दिखाते हैं। और एडवर्ब वर्ब का वर्णन करते हैं कि वर्ब या क्रिया कैसे हुई, यानी तरीका क्या था क्रिया के होने का, कारण क्या था, कहां हुई क्रिया, कब हुई और कितनी हुई। बस ये इतनी सी ग्रामर अगर हम समझ लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं जाएंगे, और बहुत आसान है, आप धीरे धीरे करके सब समझ जाएंगे। अब देखिए, हम यही सोच रहे हैं कि हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे। हम जो ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, तो हिंदी वाक्य को एक हिंदी परिवार के साथ हम इक्वेट करेंगे। इस एनालॉजी से थोड़ा समझने की कोशिश इसलिए करेंगे ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। तो एक तो है हिंदी परिवार, ये पति है, पत्नी है, मियाँ बीवी। अब देखिए, किसी भी परिवार का जो चेहरा होता है, किसी भी परिवार की जो पहचान होती है, वो एक कर्ता पुरुष के रूप में पति के ही नाम से होती है। शर्मा जी का घर मतलब पति शर्मा जी है। पत्नी शायद किसी और घर से आई होगी, अभी वो शर्मा जी की पत्नी कहलाती है।
तो पति चाहे जितना ही निकम्मा हो, वो सब्जेक्ट है, ये मान के चलिए। और इस परिवार में एक पत्नी है, परिवार तो बिना पति पत्नी के होगा नहीं, ये पत्नी है साहब। अब आदमी कोई काम करे नहीं करे, लेकिन पत्नी बेचारी बहुत काम करती है, चाहे कहीं की भी पत्नी हो, अंग्रेजों की पत्नी हो, चाहे हिंदुस्तानियों की हो, तो वो वर्ब को रिप्रेजेंट कर रही है। झाड़ू, कटका, बर्तन, खाना बनाना, ये कम से कम ये काम तो उसको करना ही है। तो वर्ब यानी क्रिया, कोई एक्टिविटी, एक्शन। तो ये समझ लीजिए कि काम तो भाई महिलाएं ही करती है। परिवार का मुखिया या परिवार की पहचान पति है। तो हिंदी वाक्य में हम पहले सबसे पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर उठा रहे हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये वाला। आप देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, फल गिरा, फल की बात हो रही है, सब्जेक्ट फल है, क्या गिरा? फल गिरा। पक्षी उड़ते हैं, उड़ते हैं ये वर्बल पार्ट है, ये वर्ब दिखा रहा है, क्रिया बता रहा है कि पक्षी क्या करते हैं। लड़की सो रही थी, सो रही थी ये पूरी क्रिया की बात हो रही है, और लड़की जो है ये इसके अंदर सब्जेक्ट है। तो ये पूरा जो हिस्सा है शुरुआत का, जिसमें हमने सब्जेक्ट की पहचान कर ली है इसके पहले भी, तो ये सब्जेक्ट है पति जैसा ही। बिल्कुल ठीक ऐसा ही अंग्रेजों के साथ है कि अंग्रेजों में भी ये अंग्रेज साहब है एक पति, ये उनकी वाइफ है पत्नी, और ऑर्डर इसका बिल्कुल सेम रहेगा। फ्रूट फेल, फल गिरा, फ्रूट फेल। गिरा का ट्रांसलेशन कर दो आप, पास्ट टेंस का है गिरा। टू फॉल यानी गिरना, फेल यानी गिरा, गिरा, गिरी, गिरे, तो फ्रूट फेल। पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स, अनेक पक्षी है। फ्लाई, उड़ते हैं का ट्रांसलेशन सीधा सीधा फ्लाई होता है। लड़की सो रही थी, गर्ल, सो रही थी, इसका पूरे का ट्रांसलेशन होता है वॉज स्लीपिंग। क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम बाद में देखेंगे। मैं जस्ट यहां आपको ये एनालॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पति पत्नी का ही एक हिसाब हमारे हिंदी परिवार में और अंग्रेजी परिवार में ऐसा होता है कि पति सब्जेक्ट हो गया, पत्नी वर्ब हो गई, या प्रेडिकेट पार्ट के अंदर जो वर्ब है वो है। तो ये ऐसी रचना, और ये पहली रचना है। ये वो सेंटेंसेस है जिसके अंदर के वर्ब को कहते हैं वर्ब ऑफ इंट्रांजिटिव, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। ऐसे वर्ब है ये जिनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसके साथ और कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ये ऐसे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे कई सेंटेंसेस, हजारों सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि बॉयज आर प्लेइंग, बस ये इसी टाइप का सेंटेंस है। या फादर इज गोइंग समवेयर, कहीं पे भी जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं नहीं बताया जा रहे। हु इज गोइंग, माय फादर इज गोइंग। तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें खाली सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, और ये एक बेसिक सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन सीधा सीधा आपको जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसकी अंग्रेजी बना लेना है, और जो वर्ब है उसकी अंग्रेजी बना लेना है। अब यहां पर किसी और चीज की शिरकत नहीं हुई है, और यहां इतनी ही कहानी है। उसी रचना को जिसमें हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की बात करें, यानी प्रेडिकेट में सिर्फ वर्ब आ रहा है, उसी को आगे बढ़ा रहे। कुछ वाक्य देख रहे हैं, जैसे ही लाफ्स, वह हंसता है। राम कम्स, राम आता है। डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। फायर बर्न्स, आग जलती है। शी विल सिंग, वो गाएगी।
यहाँ 2 शब्दों से वर्ब बना है, ये हम बाद में देखेंगे। ही इज क्राइंग, वह रो रहा है। बॉयज वर शाउटिंग, लड़के चिल्ला रहे थे। अर्थ रिवॉल्व्स, पृथ्वी घूमती है। विल बी पार्टिंग, हम पार्टी करेंगे। और फादर हैड कम, पिताजी आ चुके थे। ये अगेन सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, दोनों परिवारों की स्थिति दिखाई गई है। अब होता यह है कि परिवार में सिर्फ मियाँ बीबी ही रहेंगे ऐसा तो नहीं है, कुछ मेहमान घर में आ सकते हैं। और मेहमान जरूरी नहीं अकेले आए, मेहमान तो मुसीबत जैसे होते हैं अपने साथ और 1-2 ला सकते हैं, लेकिन मैं यहां सिर्फ एक ही मेहमान की बात डील कर रहा हूं। मेहमान कई हो सकते हैं। ये मेहमान हम एडवर्ब्स को समझ लें। अब ये जरूरी नहीं हमेशा आए, जैसे कि इसके पहले के सेंटेंसेस में टाइप 1 में हमने देखा कि मेहमान नहीं थे। अब ये टाइप 2 देख लीजिए, ये हिंदी परिवार है और ये अंग्रेजी परिवार है। वही मियाँ बीबी यहाँ पे भी है, यही यहाँ पर भी वही मियाँ बीबी है। अब ये जो एडवर्ब मैंने बताया आपको, ये क्रिया की विशेषता दिखाता है। क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कितनी हुई। हिंदी परिवार में अगर कोई मेहमान आता है तो आदमी, अब चूंकि उसका दोस्त आया है तो उसके साथ बैठता है, पत्नी को परे रखता है। यहां देखिए, आदमी है घर का मालिक, उसका दोस्त उसके साथ बैठा है, खा पी रहा है, और पत्नी बिचारी काम करने वाली वो थोड़ी परे है। लेकिन अंग्रेजों का रिवाज ऐसा नहीं है। पति पत्नी की जोड़ी जब तक तलाक न हो कायम है। वो मेहमान को परे हटाता है, बस यहां फर्क है। यहां पति मेहमान और पत्नी, सब्जेक्ट एडवर्ब और वर्ब, और यहां पर सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब। अंग्रेज में एडवर्ब लास्ट में आ रहा है। कल माफ कीजिए, फल गिरा था पहले अपन ने देखा था, अब मान लीजिए फल नीचे गिरा बोल रहे हैं। फल नीचे गिरा, अब ये फल कहां गिरा, गिरने की क्रिया कहां हुई, वो एडवर्ब बताएगा। कहां हुई, कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कितनी हुई। फल नीचे गिरा। अब देखिए हिंदी में हम क्या बोलते हैं, फल नीचे गिरा। पहले हम फल के बाद तुरंत नीचे या कोई एडवर्ब लाते हैं। फल आज गिरा, फल अभी गिरा, फल जोर से गिरा, कैसे भी फल नीचे गिरा। तो नीचे यहां आया, जबकि यही नीचे शब्द अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते समय, चूंकि ये मेहमान है, एडवर्ब है, इसको साइड में सरका दिया उसने। फल नीचे यानी डाउन, फल या फ्रूट फेल डाउन। पक्षी सुबह आसमान में उड़ते हैं। अब देखिए 2 मेहमान आ गए यहां, सुबह यानी समय बताने वाला, और आसमान में यानी कहां बताने वाला। ये 2 मेहमान आ गए साहब घर में। पक्षी सुबह आसमान में उड़ते हैं, उड़ते हैं फिर वर्ब है। पक्षी की बात हो रही तो पक्षी सब्जेक्ट है। अब ये दोनों एडवर्ब है, हिंदी में हमने उनको पास में बिठा दिया है सब्जेक्ट के। पक्षी सुबह आसमान में उड़ते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं का ट्रांसलेशन इमीडिएट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब, पति के साथ ही पत्नी की जोड़ी रहेगी। ध्यान में रखना, अंग्रेजी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी बिल्कुल टूटती नहीं है। बर्ड्स फ्लाई, कहानी खत्म। कहां उड़ते हैं, कब उड़ते हैं, सब बाद में आएगा। कहां उड़ते हैं भाई, इन द स्काई। कब उड़ते हैं, इन द मॉर्निंग। मैंने यहां पर एक चीज और बता दूं कि कहीं पे भी मैंने पंक्चुएशन का ध्यान नहीं रखा है कि भाई कहाँ कॉमा आएगा, कहीं कहाँ सेमी कॉलन आएगा, कहाँ फुल स्टॉप आएगा। ये शायद क्वेश्चन मार्क को छोड़ के मैंने किसी भी पंक्चुएशन का ध्यान नहीं रखा है। ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से बनी हुई नोट्स है। आप अपने स्तर पर जब लिखते हैं तो अब आप देखिएगा कि यहाँ कहीं कॉलम कॉमा लगता है या कहाँ क्या कौन सा मार्क लगता है। दूसरी चीज यह है कि वोकेबुलरी, ये हर एक की अपनी बैंक बैलेंस है, अपनी संपत्ति है, उसे वो संभाल के अपनी रखना है और बढ़ाना है। संभाल के रखने का मतलब उसको आप यूज करते रहोगे, उतनी ही आपकी याददाश्त उन शब्दों के बारे में बनी रहेगी, और आपको नए नए शब्दों का जैसे सामना होता है तो यू हैव टू लर्न देम।
गर्ल लड़की बिस्तर पे सो रही थी, क्रिया है सो रही थी, कहां सो रही थी? बिस्तर पे, तो ये एडवर्ब है। लड़की बिस्तर पे सो रही थी, गर्ल वॉज स्लीपिंग, इमीडिएटली ये वर्ब यहां आया, सो रही थी। और कहा? ऑन द बेड। ऐसा नहीं होगा कि गर्ल ऑन द बेड वॉज स्लीपिंग। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं कि जो एडवर्ब है जैसे हम हिंदी में रखते बस वहीं यहां पर भी उसको वैसा रखते। ये मेहमान है भाई, एडवर्ब मेहमान को बाहर भगाते हैं अंग्रेज लोग, दूर रखते हैं सबसे। वह यहां था, कहां था? यहां था, उसके होने के बारे में बात हो रही है, तो ये एडवर्ब है। ही वॉज, वह था, ही वॉज, कहां? यहां था। राधा घर पे है, राधा इज एट होम, कहां है? घर पे, तो ये आखिर में आया। तो यही मैंने यहां पर भी लिखा, हिंदी परिवार, हिंदी वाक्य, सब्जेक्ट एडवर्ब वर्ब। राम स्कूल जाता है, और अंग्रेजी में सब्जेक्ट, अंग्रेजी सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, इसको ठीक करना पड़ेगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर एडवर्ब। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, कहां जाता है? स्कूल, टू स्कूल, ये लास्ट में आया। ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर हर जगह है, गॉड इज एवरीवेयर। राधाज मदर, अब देखिए ये सब्जेक्ट है राधाज मदर, हमारा सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही, हमारी बात हो रही राधा के माँ के बारे में, तो मदर ये मेन है इसमें, मदर ये नाउन है, मदर ये नाउन है। मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट के अंदर एक नाउन का होना आवश्यक है, नाउन है मदर। अब मदर के साथ में उसका ये जो नाउन है मदर, इसके साथ इसके एडजेक्टिव्स आएंगे। जैसे हमारे साथ हमारे कपड़े चलते हैं, हमारा श्रृंगार चलता है, हमारी टोपी चलती है, हमारे जूते चलते हैं, वैसे ही इसके साथ इसका एडजेक्टिव आएगा। मदर, राधाज मदर, किसकी माँ? राधा की माँ। तो राधाज ये चूंकि शब्द है एडजेक्टिव के रूप में, तो ये पहले आ गया, राधाज मदर यानी राधा की माँ। राधाज मदर वुड बी इन द ऑफिस, राधा की माँ ऑफिस में होगी। वुड बी इसलिए बोला है कि अभी होगी की बात हो रही है, भविष्य की बात नहीं हो रही है, अभी जब आप बात कर, राधाज मदर वुड बी इन ऑफिस। तो ये ऐसी रचना होती है, इसको ध्यान में रखना है। हिंदी में एडवर्ब बीच में लाते हैं, अंग्रेजी में एडवर्ब को बाहर भगाना है सबसे आखिरी में, ये चीज ध्यान में रखना। यहां देखिए, अगर ये तीनों जने फोटो खिंचाने जाएंगे तो हिंदी परिवार में मुखिया यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद उसका दोस्त रहेगा, आखिरी में उसकी वाइफ को रखेगा। और अंग्रेज फोटो खिंचाने जाएगा तो ये देखिए सब्जेक्ट के बगल में ही वाइफ है उसकी, वर्ब, और आखिरी में एडवर्ब को रखेगा। इससे आप थोड़ा सा इस तस्वीर को सामने रखेंगे तो, वह मेरे घर पे आएगा, ही विल कम टू माई हाउस, मेरे घर पे को आखिरी में भगा दिया। सूर्य पूर्व में उगता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट यानी कि पूर्व में, ये आखिरी में रखा है अंग्रेजी वाक्य के अंदर। यहां पर कुछ सेंटेंसेस दिया है, मिस्टर राम सिंग्स इन द मॉर्निंग, राम सुबह गाते हैं। अब इन द मॉर्निंग ये एडवर्ब है, लास्ट में आएगा, यहां पर सुबह ये बीच में आया है। इन सेंटेंसेस को आप पढ़ सकते हैं, द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर, शी इज कमिंग ऑन मंडे, वो मंडे को आ रही है। ही क्राइज लाइक ए चाइल्ड, वो बच्चे के समान रोता है। कैसे रोता है, क्रिया कैसे हो रही है? ही क्राइड, वो रोया, ठीक है, कैसे? लाइक अ चाइल्ड। अब ये लाइक अ चाइल्ड, इसमें आप देखो एक चाइल्ड तो नाउन है, और उसके साथ में लाइक, और ये ए उस चाइल्ड का एडजेक्टिव है, लेकिन हमें इसके इसमें नहीं आना। लाइक ए चाइल्ड यानी चाइल्ड के समान, बच्चे के समान। बच्चे के समान क्या है? वो नहीं है बच्चे के समान, ही नहीं है बच्चे के समान, वो तो शायद बुढ़ा आदमी है। लेकिन रोया कैसे? लाइक ए चाइल्ड। तो कैसे रोया, क्रिया कैसे हुई, क्रिया कैसे हुई बताने वाले शब्द या शब्दों का समूह यानी कि फ्रेज, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो लाइक ए चाइल्ड बाद में आएगा, जबकि वह एक बच्चे की तरह, ये बीच में आया है एडवर्ब। बस इसको ध्यान में रखना है। माय फादर लिव्स इन बॉम्बे, कहां रहते हैं? इन बॉम्बे, लास्ट में आएगा इन बॉम्बे। इन सेंटेंसेस को आप देख सकते हैं, ही ड्राइव्स,
वो चलाता है, कैसे चलाता है भाई, फास्ट चलाता है, तो फास्ट लास्ट में आएगा, ही फास्ट ड्राइव्स नहीं होगा, यही चीज ध्यान में रखना है। सूरज आकाश में दिखाई दिया, सन अपीयर्ड इन द स्काई, वेयर डिड द सन अपीयर, सन कहां दिखा, द सन ये पूरा सब्जेक्ट है। सन जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट में नाउन होता है, सन, अब देखिए सन का एस कैपिटल चाहिए था, ये छोटा हो गया है, तो ये द सन, द सन, दो लगना जरूरी है सन के साथ, तो द सन अपीयर्ड इन द स्काई, कहां अपीयर हुआ, कहां प्रकट हुआ, कहां दिखा, आसमान में, तो ये दिखने की जगह दिखा रहा है, क्रिया का विशेषण दिखा रहा है। मदर डज नॉट स्पीक, यहां देखिए ये जो नॉट शब्द है ये एडवर्ब है, और ये नॉट, नेवर, इस प्रकार के एडवर्ब ये लास्ट में नहीं आते हैं, ये ऐसे बीच में घुस जाते हैं, उसको हम बाद में भी और अच्छे से देखेंगे। लेक्चरर स्पोक क्लियरली, लेक्चरर साफ साफ बोला, ठीक से बोला, क्लियरली बोला, तो क्लियरली ये एडवर्ब है, किस तरीके से लेक्चरर ने बात की, ये बात उसका काम करने का, बात करने का तरीका जो है ये आखिर में आएगा। इस प्रकार से इसको, राम अराइव्ड बाय 5 o'clock, राम 5 बजे तक आ गया, बाय 5 o'clock यानी 5 बजे तक, तो आने का समय दिखा रहा है, राम का समय नहीं दिखा रहा है, ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है, इसलिए ये लास्ट में है। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने यहाँ आपको दिया है, इसके बाद में विल कंटिन्यू इन लेक्चर नंबर 5 एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज share it with your friends whom do you consider would be benefited by these lectures. Thank you very much.